टॉपिक पर डिस्कशन करेंगे। एमपीपीएससी के समाजशास्त्र के मेंस में जो होने वाले पेपर हैं उसमें कौन कौन से प्रश्न आने की संभावना है, उन महत्वपूर्ण प्रश्नों का विश्लेषण इस वीडियो में हम पूरा करेंगे। ठीक है, तो ये जो समाजशास्त्र है ये पेपर 2 का खंड बी है एमपीपीएससी के मेंस के सिलेबस का। तो कौन कौन से क्वेश्चन इसमें आ सकते हैं, किनकी आने की ज्यादा संभावना है, क्या प्रश्न किन क्षेत्रों से आएंगे। तो देखिए, पहली ये चीज है कि हमने इस वीडियो में ये एनालाइज किया है कि एमपीपीएससी के जो प्रश्न है वो हो सकता है कि यूपीएससी के जो समाजशास्त्र है उससे रिलेटेड आ सके। तो हमने इसमें 10 साल के यूपीएससी के क्वेश्चन पेपर को एनालाइज किया है और उसके कारण हमने ये वीडियो लेकर आए हैं, जिसमें 10 साल के क्वेश्चंस के एनालिसिस में हमने इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस चूज करे हैं जिसकी प्रोबेबिलिटी सबसे ज्यादा है इस बार के मेंस के एमपीपीएससी में आने की। ठीक है, तो एक एक क्वेश्चन को बड़े ध्यान से सुनिएगा। हमने इसमें कुछ उसके आंसर्स या कैसे वो आंसर्स लिखना है, किन पॉइंट्स में लिखना है, क्या क्या उसमें इंपॉर्टेंट पॉइंट्स आपको डालने हैं, वो भी हमने इसमें इंक्लूड किया है। ठीक है, तो बने रहिएगा वीडियो के आखिरी तक। ठीक है, तो पहला देखते हैं डोमेस्टिक वायलेंस एक्ट 2005, घरेलू हिंसा अधिनियम 2005। तो इसका महत्व किस हिसाब से है कि करंट अफेयर से संबंधित है, पहली बात। दूसरा, भारतीय कानून में कानूनी ढांचा को ये दर्शाता है। तो ये दो इंपॉर्टेंट इसके पॉइंट हो गए। अब इसमें फोकस अपन को ये करना है कि महिलाओं से रिलेटेड जो हिंसा हो रही है, जैसे अभी रिसेंटली कोलकाता रेप केस हुआ है या दूसरी जगह कहीं रेप केस है, तो इस प्रकार की घटनाएं जो है वो आम बात हो गई। तो हो सकता है कि इस प्रकार के क्वेश्चन जो है वो एमपीपीएससी उठा ले। ठीक है, तो जो डोमेस्टिक वायलेंस है, घरेलू हिंसा जो है, ये भी आम एकदम हो गया है करंट अफेयर में कि ऐसा बना रहता है। तो उससे रिलेटेड गवर्नमेंट ने क्या चीजें करी हैं या क्या पुराना ढांचा क्या था, अब इसमें क्या सुधार होंगे, उससे रिलेटेड आपसे क्वेश्चन पूछा जा सकता है। ठीक है, तो इसमें देखते हैं क्या क्या चीजें। तो इसमें पहले अपन को ये बताना है कि भारत में महिलाओं की स्थिति किस हिसाब से। ठीक है, तो भारत में महिलाओं की स्थिति, पहले तो हमको ये है कि अपने हिसाब से स्थिति नहीं बतानी है जो आप सोचते हैं, इस हिसाब से स्थिति बतानी है कि राष्ट्रीय स्वास्थ्य सर्वेक्षण की रिपोर्ट क्या बताती है। तो अपने हिसाब से मत लिखिएगा कि महिलाओं की स्थिति अच्छी है या खराब है। जो गवर्नमेंट ने डाटा निकाला है उस डाटा के आधार पे आपको बताना रहेगा कि भारत में महिलाओं की स्थिति क्या है। तो उस हिसाब से पहला जैसे इसमें आता है, पहला पॉइंट इसमें यह आता है कि 18 से 49 वर्ष के बीच की 29.3% विवाहित भारतीय महिलाओं ने घरेलू यौन हिंसा का अनुभव किया है। पहला इंपॉर्टेंट पॉइंट है जो लिखने लायक है। फिर 18 से 49 वर्ष की 3.1% गर्भवती महिलाओं को गर्भावस्था के दौरान शारीरिक हिंसा का सामना करना पड़ा है। ठीक है, तो देखिए, पहले इसमें यह भी समझिएगा कि ये जो रिपोर्ट है ना, ये रिपोर्ट बेसिकली 2005 का ये जो अधिनियम आया था उसके आधार पे पहली जो रिपोर्ट बनी थी उसके आधार पे ये कानून व्यवस्था बनी है। तो ये डाटा उस समय का है, ये भी 2005 का है। अभी 2024 चल रहा है, तो इसका अभी हमारे पास एग्जैक्ट डाटा नहीं है कि एग्जैक्ट डाटा में क्या है, क्योंकि अधिनियम जिस हिसाब से बना हुआ है तो रिपोर्ट भी उस हिसाब से होगी। तो ये अभी तक में देखा गया है। ठीक है, तो संख्या बढ़ भी सकती है, संख्या घट भी सकती है, दोनों हो सकता है, लेकिन हम लोग रिपोर्ट के आधार पे इसमें आंसर लिखेंगे, ना कि अपनी मानसिक अवस्था के आधार पे। ठीक है, वैवाहिक हिंसा की जो शिकार है वो 87% विवाहित महिलाएं मदद नहीं मांगती हैं, ये भी रिपोर्ट से पता चला है। घरेलू हिंसा के सर्वाधिक मामले वाले राज्य जो है वो है कर्नाटक, बिहार और मणिपुर। यहाँ पर सबसे ज्यादा घरेलू हिंसा की मामले देखे गए हैं। आगे जो आपको इसमें पॉइंट ऐड करना है वो ये है कि घरेलू हिंसा के क्या क्या कारक है। ठीक है, देखिए, आंसर जो है ना वो बहुत ही बनावटी होता है। आपने पहले रिपोर्ट दिखाई है, फिर इसके कारक आप दिखा रहे हैं, फिर विशेषता दिखा रहे हैं। आपको एक एक पॉइंट जो है उसमें पॉइंट वाइज ही सबको एक्सप्लेन करिए, लेकिन पॉइंट वाइज ही लिखिएगा तो ज्यादा आपको आंसर में मार्क्स मिलेंगे। ठीक है, तो कारक हो सकते हैं, पहला है कि मादक द्रव्य का सेवन, ये पहला कारक है। दूसरा है दहेज की हमारे यहाँ की संस्कृति, दूसरा कारक है। सामाजिक सांस्कृतिक मानदंड, तीसरा कारक है। सामाजिक आर्थिक तनाव भी है, मानसिक स्वास्थ्य मुद्दा भी है, और शिक्षा की कमी जो कि एक महत्वपूर्ण मुद्दा है। तो ये कारक हैं घरेलू हिंसा के। इसके आधार पर जैसे यौन हिंसा से रिलेटेड जो है उसके कारक अलग हैं। तो ये कारक और वो कारक जो रहेंगे, डिफरेंशिएट आप कर सकते हो कि यौन हिंसा से जो रिलेटेड होते हैं उनके कारक अलग होते हैं। ये अपन ने वो कारक देखे हैं जो जेन्युइन तरीके से देखा जाता है। ठीक है, जो आम जो केसेस है उसमें देखे गए। ठीक है, तो अभी हमने इसको लिखा है।
अब अधिनियम की मुख्य विशेषताएं क्या है? तो अधिनियम जो लाया गया उसमें क्या क्या मुख्य विशेषताएं हमने दिखाई है उसमें। पहला तो अस्थायी और आपातकालीन राहत प्रदान करता है, पहली चीज। दूसरी, कानूनी प्रक्रिया के तहत आश्रय गृह और चिकित्सा सुविधा प्रदान करता है, इंपॉर्टेंट पॉइंट है, आश्रय गृह और चिकित्सा सुविधा। तीसरी, यदि सुरक्षा आदेश मजिस्ट्रेट द्वारा जारी किया जाता है तो उस आदेश का उल्लंघन आपराधिक अपराध के अंतर्गत आता है। अगर वो कोई आदेश जारी करेगा, मजिस्ट्रेट करेगा, और उसका अगर आपने उल्लंघन किया तो आपराधिक मामला दर्ज हो जाएगा आपके ऊपर, ठीक है। ये अधिनियम पारिवारिक मामले पर मौजूदा पर्सनल लॉ में कोई बदलाव नहीं करता, इंपॉर्टेंट पॉइंट है, ठीक है। उसके बाद अधिनियम में घरेलू घटना की रिपोर्ट बनाने के प्रावधान भी शामिल है, ठीक। तो ये कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स है जो आप इस टाइप के आंसर में लिखोगे, ठीक। एस एक्स्ट्रा में आप चाहो तो जो आप अगर लगे आपको तो आप ऐड कर सकते हो। जो रिसेंटली अभी केसेस हुए हैं महिलाओं से के ऊपर जो हिंसाएं होती है उनसे रिलेटेड, कोई बॉलीवुड एक्टर हो, एक्ट्रेसेस हो, उनके कोई केसेस हो, तो आप केस स्टडी के आधार पे केसेस भी दर्शा सकते हैं। मैंने केस स्टडीज में ऐड नहीं करी क्योंकि करंट के हिसाब से कई प्रकार के केसेस जो है वो चलते रहते हैं, इसलिए मैंने अभी करंट इसमें ऐड नहीं किया, तो आप उसमें वो ऐड कर सकते हैं। अब देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। अब आता है इसमें एक क्वेश्चन जो हमारा मानना है कि ये पूछा जा सकता है, वो है गांधीज एफर्ट ऑन कम्युनल हार्मनी, ठीक है। अभी आप देख रहे हैं कि लगातार कभी ना कभी हमारे देश में दंगे जो है वो अक्सर होते रहते हैं, ठीक है। कभी कभी कोई झड़प हो गई, कभी कोई दंगा हो गया। अभी रिसेंटली गणेश उत्सव चल रहा था तो उसमें पत्थरबाजी हो गई। तो इसमें गांधी जी ने जो कम्युनल हार्मनी की बात करी थी, सांप्रदायिक सद्भाव की बात करी थी, उसके आधार पर क्वेश्चन पूछा जा सकता है। तो क्योंकि वो समाजशास्त्र से रिलेटेड है, गांधी जी एक इंपॉर्टेंट कंट्रीब्यूटर रहे हैं देश में कम्युनल हार्मनी लाने के लिए, तो ये इंपॉर्टेंट सवाल हो सकता है। तो मोस्ट प्रोबेबली इससे सवाल आ सकता है। तो उनके सवाल के जवाब के हिसाब से, ठीक है। तो गांधी जी ने क्या किया था, एकता को बढ़ावा दिया था। गांधी जी ने धार्मिक मतभेदों की परवाह किए बिना सभी समुदायों की एकता पर जोर दिया। उसके बाद अंतर धार्मिक संवाद, हिंदू, मुसलमानों, सिख और अन्य लोगों के बीच संवाद और आपसी समझ को प्रोत्साहित किया। अहिंसक प्रतिरोध, संघर्षों को सुलझाने और सांप्रदायिक विभाजन को बनाने के साधन के रूप में अहिंसा की वकालत की गई थी। हिंदू मुस्लिम एकता, हिंदुओं और मुसलमानों के बीच संबंधों को बेहतर बचाने के लिए सक्रिय रूप से काम किया। उन्हें भारत के सामाजिक ताने बाने का अभिन्न अंग माना जाता है। अल्पसंख्यकों के लिए समर्थन, धार्मिक अल्पसंख्यकों के अधिकार और सम्मान के लिए खड़े हुए, समानता और निष्पक्ष व्यवहार को बढ़ावा उन्होंने दिया था। उसके अलावा व्यवहारिक पहल उन्होंने क्या क्या करी थी, सांप्रदायिक सद्भाव को बढ़ावा देने के लिए उपवास और सार्वजनिक भाषण जैसे व्यवहारिक उपाय किए थे, ठीक है। अगर आप देखेंगे इसमें जो व्यवहारिक पहल में ये भी आता है कि उन्होंने मॉर्निंग और इवनिंग की वो प्रेयर भी करते थे, ठीक है। वो जो रघुपति राघव राजाराम वाली जो है ना, उस प्रेयर में उन्होंने कुछ नए शब्द ऐड करके उसको भी किया था, तो वो भी व्यवहारिक पहल एक तरीके थी। सांप्रदायिकता की आलोचना उन्होंने करी थी, तो अपने वो कुछ लेख लिखते थे, उन लेख के आधार में सांप्रदायिकता की वो आलोचना करते थे। तो सांप्रदायिकता और धार्मिक कट्टरता को भारत की प्रगति और एकता में बाधक बताकर उन्होंने उसकी आलोचना की थी। समानता के वो चैंपियन कहलाते हैं, ठीक है। एक समावेशी भारत की कल्पना करते हुए धर्म, जाति या पंथ के आधार पर भेदभाव के खिलाफ उन्होंने लड़ाई लड़ी थी, ठीक। राष्ट्र निर्माण में विरासत, उनके प्रयासों ने स्वतंत्र भारत के लोकाचार में धर्मनिरपेक्षता और बहुलवाद की नींव रखी थी। तो ये कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं जो आप अपनी जगह इधर इंक्लूड कर सकते हैं, ठीक। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, ठीक। तो क्वेश्चन ये है, मॉडर्नाइजेशन ऑफ इंडियन ट्रेडिशन, भारतीय परंपरा का आधुनिकीकरण। देखिए ये जो कंसेप्ट है ना, ये आप ये मान लीजिए कि ये 20 ईयर्स से लगभग समझ लीजिए चेंजेस हो रहे हैं, ठीक है। हमारे भारतीय परंपरा की आधुनिकीकरण हो रहा है, ठीक है। अब इसमें कई प्रकार के तथ्य बनते हैं जिसके कारण आधुनिकीकरण हो रहा है। पहला तो हमारा जैसे टेक्नोलॉजी है, ठीक है। उसके बाद हमारे यहाँ जो एंटरटेनमेंट इंडस्ट्री है, और ऐसे कई कारक हैं, जैसे इंग्लिश लैंग्वेज जो है, उसके कारण क्या हो रहा है, हमारे देश में इंडियन ट्रेडिशन जो है वो चेंज हो रहा है, और उसका हम कह रहे हैं कि मॉडर्नाइजेशन हो रहा है। तो उसके ऊपर हमको लिखना है कि किस हिसाब से मॉडर्नाइजेशन हो रहा है। अब ये क्वेश्चन हमने क्यों इंक्लूड किया है, क्वेश्चन इसलिए इंक्लूड किया है क्योंकि आप ये देखेंगे ये अभी प्रेजेंट टाइम पे आधुनिकीकरण चल ही रहा है ना। तो आधुनिकीकरण जो होता है ना, ये कंटिन्यूस प्रोसेस है, ये कोई एक बार में नहीं होती कि एक बार हो गई है उसके बाद कंप्लीट हो गई, ऐसा नहीं होता। ये कंटिन्यूस प्रोसेस है जो चली आ रही है और आगे भी चलती जाएगी। तो उस मॉडर्नाइजेशन पे अभी हमने क्या किया है, अच्छा इसमें ये क्वेश्चन भी बन सकता है कि मॉडर्नाइजेशन के साथ में हमारा इंडियन ट्रेडिशन को हमने कितना संजो कर रखा हुआ है। तो आज भी अगर आप देखेंगे कि अगर आदमी मोबाइल पे भी बात कर रहा है तो
हमारे यहाँ ट्रेडिशन जैसा है कि वो पुरानी पूजा पाठ के तरीके आज भी अपना रहा है, ठीक है। तो टेक्नोलॉजी तो एडवांसमेंट हो रही है, लेकिन पुरानी पद्धति को लोगों ने एकदम से छोड़ा भी नहीं, तो क्वेश्चन वो भी बन सकता है। हाल फिलहाल हम इस क्वेश्चन को देखेंगे। तो इसमें आपको इस टाइप से आंसर लिखना है कि सांस्कृतिक परिवर्तन, पहला पॉइंट आपको ये इंक्लूड करना है। आधुनिकीकरण ने पारंपरिक भारतीय संस्कृति में महत्वपूर्ण परिवर्तन लाए हैं, जिससे मानदंडों, मूल्यों और सामाजिक संरचनाओं पर प्रभाव पड़ा है। ठीक। दूसरा है तकनीकी प्रगति। आधुनिक प्रौद्योगिकी के आगमन ने कृषि, संचार और स्वास्थ्य देखभाल जैसे उद्योगों में क्रांति ला दी है और पारंपरिक प्रथाओं को बदल दिया है। फिर आता है शहरीकरण। तीव्र शहरी विकास के कारण शहरों का प्रसार हुआ है, जीवन शैली में बदलाव आया है और पारंपरिक ग्रामीण प्रथाओं और सामुदायिक संरचनाओं को चुनौती मिली। फिर आता है शिक्षा में सुधार। बढ़ी हुई साक्षरता और शिक्षा तक पहुंचने व्यक्तियों को सशक्त बनाया है, जो जाति और लिंग पर आधारित सदियों पुरानी पदानुक्रमित संरचनाओं को चुनौती दे रहे हैं। फिर आता है राजनीतिक परिवर्तन। लोकतांत्रिक शासन ने बहुलवाद, धर्मनिरपेक्षता, व्यक्तिगत अधिकारों को बढ़ावा देते हुए पारंपरिक सत्तावादी शासन का स्थान ले लिया है। फिर आता है वैश्विक प्रभाव। मीडिया और यात्रा के माध्यम से वैश्विक विचारों के संपर्क में आने ने दृष्टिकोण और जीवन शैली में विविधता ला दी है, जो पारंपरिक मान्यताओं और प्रथाओं को प्रभावित कर रही है। फिर आता है आर्थिक विकास। औद्योगिकरण और आर्थिक सुधारों ने समृद्धि और सामाजिक गतिशीलता को बढ़ावा दिया है, जिससे पारंपरिक व्यवसाय और आर्थिक प्रणालियों पर असर पड़ा है। फिर आता है पर्यावरण प्रभाव। आधुनिकीकरण ने पर्यावरणीय क्षरण और संसाधनों की कमी जैसे चुनौतियां भी ला दी है, जिसके लिए टिकाऊ प्रथाओं की आवश्यकता है। फिर आता है सांस्कृतिक संस्करण। पारंपरिक प्रथाओं के साथ साथ पश्चिमी जीवन शैली को अपनाने से संस्कृतियों का मिश्रण हुआ है, जिससे एक अद्वितीय आधुनिक भारतीय पहचान बनी है। फिर आता है एकीकरण की चुनौती। प्रगति के बावजूद आधुनिक मूल्यों को पारंपरिक मान्यताओं के साथ एकीकृत करने में चुनौतियां बनी हुई है, जिससे अक्सर सामाजिक तनाव और बहसें होती है। तो ये कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं जो आप इसमें इंक्लूड कर सकते हैं, ठीक है। ऐसे कई पॉइंट्स हैं जो आप इसमें अभी जो मॉडर्न टेक्नोलॉजी का आने के कारण जो कुछ बदलाव आए हैं ना, वो भी उसमें अपने पॉइंट्स ऐड कर सकते हैं। खास तौर पे याद रखिएगा, केवल वही पॉइंट्स ऐड करें जिसमें हमें डेवलपमेंट जो है वो दिखाई दिया है, ठीक है। कोई भी नुकसान मत गिनाइए। आंसर हमेशा पॉजिटिव टाइप का होना चाहिए, नेगेटिव टाइप का नहीं होना चाहिए, ये हमेशा ध्यान रखें। पॉजिटिव आंसर्स को अच्छे मार्क्स मिलते हैं, नेगेटिव टाइप के आंसर जो होते हैं नहीं। आप क्रिटिसिज्म तब तक मत रखिएगा जब तक क्रिटिसिज्म आपको पूछा ना जाए, ठीक है। अब देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। टाइप्स ऑफ किनशिप सिस्टम इन इंडिया। भारत में रिश्तेदारी प्रणाली के प्रकार, ठीक है। ये भी ऐसा एक टॉपिक है जो चेंज नहीं हो सकता, इसलिए हमने इस टॉपिक को इंक्लूड किया। तो इसमें देख लेते हैं क्या है कि भारत में रिश्तेदारी प्रणाली विभिन्न क्षेत्रों और संस्कृतियों में व्यापक रूप से भिन्न है। यह भारत में देखी जाने वाली कुछ प्रकार की रिश्तेदारी प्रणालियां हैं, ठीक है। इन बिंदुओं को अपन ध्यान से देखेंगे क्या क्या है, ठीक है। पहला तो हमारे यहाँ है कि पितृवंशीय नातेदारी व्यवस्था। इसमें कई उत्तरी और पश्चिमी क्षेत्रों में प्रभुत्व, वंश और विरासत का पता पुरुष वंश, पिता की वंशावली के माध्यम से लगाया जाता है। बेटों को संपत्ति विरासत में मिलती है और वे परिवार का नाम आगे बढ़ाते हैं, ठीक है। तो इसको हम पैट्रियार्की भी बोलते हैं इंग्लिश में। दूसरा है मातृवंशीय नातेदारी व्यवस्था। इसमें मुख्य रूप से केरल, कर्नाटक और पूर्वोत्तर भारत के कुछ हिस्सों में पाया जाता है। उदाहरण के लिए मेघालय में खासी जनजाति है ना, ये याद रखिएगा ये नाम खासी जनजाति का। वंश और वंशानुक्रम का पता महिला वंश माँ की वंशावली के माध्यम से लगाया जाता है। संपत्ति और परिवार का नाम बेटियों के माध्यम से दिया जाता है, ठीक। इसके बारे में थोड़ा सा और आप पढ़ सकते हैं चाहे तो। फिर आता है द्विपक्षीय रिश्तेदारी प्रणाली। शहरी क्षेत्रों में आम और ग्रामीण क्षेत्रों में तेजी से बढ़ रहा है। ये मातृ और पितृ दोनों रिश्तेदारों के साथ संबंधों पर जोर देता है। व्यक्ति परिवार के दोनों पक्षों के रिश्तेदारों के साथ समान रूप से संबंध बनाए रखते हैं, ठीक है। ये जो कॉमन बेसिस में चलता है। फिर आता है संयुक्त परिवार प्रणाली। भारत के कई हिस्सों में पारंपरिक, खासकर ग्रामीण इलाकों में ये पाई जाती है। विस्तारित परिवार एक ही छत के नीचे एक साथ रहते हैं, जिसमें माता पिता, विवाहित बेटे और उनके परिवार शामिल होते हैं। आर्थिक संसाधनों और जिम्मेदारियों को सामुदायिक रूप से साझा किया जाता है। फिर आता है एकल परिवार प्रणाली। शहरी क्षेत्रों और युवा पीढ़ी में यह तेजी से आम हो रहा है। ये यूजुअली कॉमन है, अभी बढ़ता चला जा रहा है ये वाला एकल परिवार प्रणाली। इसमें स्वतंत्र रूप से रहने वाले एक जोड़े और उनके अविवाहित बच्चे शामिल हैं।
फिर आता है व्यक्तिगत गोपनीय और स्वायत्तता पर जोर, ये भी इसी में इंक्लूड है। फिर आता है गोत्र प्रणाली, विभिन्न जाति समूहों में पाया जाता है। ये पितृवंशीय वंश को निर्धारित करता है और करीबी रिश्तेदारों के बीच विवाह को रोकने के लिए एक ही गोत्र में विवाह को प्रतिबंधित करता है। ये भी हमारे यहाँ सबसे ज्यादा प्रैक्टिस होता है। फिर आता है क्रॉस कजिन विवाह। दक्षिण भारत और पूर्वोत्तर भारत जैसे कुछ क्षेत्रों में इसका अभ्यास किया जाता है। इसमें ऐसे व्यक्ति के बीच विवाह शामिल है जो क्रॉस चचेरे भाई विपरीत लिंग के भाई बहनों के बीच है। ठीक, इसे पारिवारिक बंधनों को मजबूत करने और परिवार के भीतर संपत्ति बनाए रखने के रूप में देखा जाता है। ठीक, फिर आता है अंतर्विवाही विवाह प्रथाएं। पूरे भारत में विशेषकर ग्रामीण और पारंपरिक समुदाय में ये आम बात है। सांस्कृतिक पहचान और परंपराओं को संरक्षित करने के लिए एक ही जाति, उपजाति या सामाजिक समूह में विवाह को प्रोत्साहित करता है। फिर आता है बहिर्विवाही रिश्तेदारी नियम। निर्देश देके अनाचार से बचने और सामाजिक संबंधों को मजबूत करने के लिए विवाह अपने रिश्तेदारी समूह, उदाहरण के लिए गांव या गोत्र के बाहर होना चाहिए, ये करता है। फिर आता है सांस्कृतिक और क्षेत्रीय विविधताएं। भारत में प्रत्येक क्षेत्र और समुदाय में अद्वितीय रीति रिवाज और रिश्तेदारी प्रथाओं में भिन्नताएं हो सकती हैं। ये प्रथाएं अक्सर धार्मिक मान्यताओं, ऐतिहासिक प्रवासन और सामाजिक आर्थिक कारकों से प्रभावित होती है। तो ये कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स है जो आप इंक्लूड कर सकते हैं। ठीक है, अगर मैं कहूँ क्या कि इससे ज्यादा पॉइंट्स आपको लिखने भी नहीं पड़ेंगे, इतने जो पॉइंट्स है ना वो काफी हैं किसी भी आंसर में, और हमने कोशिश की है कि ये वाला आंसर जो है वो पूरा कंप्लीट रहे, तो ये आप उसमें लिख सकते हैं। अब हम बात करते हैं फीचर्स ऑफ कास्ट सिस्टम, जाति व्यवस्था की विशेषताएं क्या है। अब कास्ट सिस्टम जो है ना हमारे भारत का एक बहुत इंपॉर्टेंट मुद्दा है। कास्ट से रिलेटेड आपको अक्सर न्यूज जो है वो मिलती चली जाती है। कास्ट सिस्टम के ऊपर वैसे भी कई प्रकार की क्रिटिसिज्म हो चुकी है। इससे रिलेटेड अगर आप देखेंगे कि नेशनल इंटरनेशनल न्यूज में भी ये मुद्दा बना रहता है। हमारे एजुकेशन लाइन में भी कास्ट सिस्टम से रिलेटेड कई प्रकार की चीजें हैं। हमारे यहाँ बहुत इंपॉर्टेंट पर्सनालिटीज हैं जिन्होंने कास्ट सिस्टम को अलग करने के लिए काम किया है। तो हो सकता है कि इसमें से एक आध क्वेश्चन जो है वो पूछा जा सकता है। ठीक है, इसमें देखते हैं इसमें क्या क्या इंपॉर्टेंट आपको पॉइंट लिखने हैं। तो भारत में जाति व्यवस्था एक जटिल सामाजिक संरचना है, इंपॉर्टेंट है, जरा इसको ध्यान से लिख पढ़िएगा और ऐसे ही कोशिश कीजिए कि पॉइंट लिखें। ठीक है, जिसमें कई प्रमुख विशेषताएं जिन्होंने सदियों से भारतीय समाज को आकार दिया है। यह जाति व्यवस्था की विशेषताएं बिंदु इस हिसाब से। ठीक, पदानुक्रमित सामाजिक व्यवस्था, ये पहला पॉइंट आपको लिखना है। इसमें जाति व्यवस्था समाज को कठोर श्रेणीबद्ध समूहों में विभाजित करती है जिन्हें जातियां कहा जाता है। जातियों को कथित शुद्धता और व्यवसाय के आधार पर एक पदानुक्रमित क्रम में क्रमबद्ध किया गया है। जन्म आधारित स्थिति, जाति की स्थिति जन्म के समय निर्धारित होती है और वंशानुगत होती है। व्यक्तियों को अपनी जाति अपने माता पिता से विरासत में मिलती है और वे जीवन भर एक ही जाति के बने रहते हैं। ठीक है, तो ये आंसर का ये पॉइंट है ना, हमने अभी जो सोशल पर्सपेक्टिव जो मॉडर्न सोशोलॉजिस्ट ने निकाला है ना, उनके आधार पे लिखा है, ना कि धर्म ग्रंथों के आधार पे। तो उन्हीं पॉइंट में आपको बात को लिखना है। फिर आता है अंतर्विवाह। प्रत्येक जाति परंपरागत रूप से अंतर्विवाह का अभ्यास करती है, जिसका अर्थ है कि विवाह केवल एक ही जाति के भीतर की अनुमति है। अंतर्विवाह सामाजिक सीमाओं को मजबूत करता है और जाति भेद को संरक्षित करता है। फिर आता है व्यवसायिक प्रभाव। परंपरागत रूप से प्रत्येक जाति अपना व्यवसाय या व्यवसायों का समूह होता था। व्यवसायिक भूमिकाएं अक्सर वंशानुगत होती थी, जो एक ही जाति के भीतर एक ही पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी तक चलती रहती थी। सामाजिक और अनुष्ठान प्रतिबंध, ऊंची जातियों को ऐतिहासिक रूप से सामाजिक विशेषाधिकार प्राप्त थे और उनकी शिक्षा, धन और राजनीतिक शक्ति तक पहुंच थी। निचली जातियों को सामाजिक और आर्थिक भेदभाव का सामना करना पड़ा, जिसमें उच्च जातियों के साथ रहने, पूजा करने और बातचीत करने पर प्रतिबंध भी शामिल था। फिर है शुद्धता और प्रदूषण। जाति व्यवस्था अनुष्ठानिक शुद्धता और प्रदूषण के विचार पर आधारित है। ऊंची जातियों को अधिक शुद्ध और निचली जातियों को अधिक प्रदूषित माना जाता है। ऐसा माना जाता था कि निचली जातियों का कुछ व्यवसायों के साथ संपर्क उच्च जातियों को प्रदूषित करता है। फिर जाति और वर्ण की बात। जाति व्यवस्था को दो मुख्य श्रेणियों में विभाजित किया गया है, वर्ण और जाति। वर्ण व्यवस्था के आधार पर चार मुख्य पारंपरिक श्रेणियां हैं, ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य, शूद्र, उसको संदर्भित वर्ण करता है। जाति से तात्पर्य कई उपजातियों या समुदायों से है जो समय के साथ उभरे
जो अक्सर क्षेत्रीय, व्यावसायिक या रिश्तेदारी संबंधित संबंधों पर आधारित होते हैं। फिर आता है धर्म और कर्म। जाति व्यवस्था धर्म, कर्तव्य और कर्म, भाग्य, पुनर्जन्म में विश्वास द्वारा उचित है। प्रत्येक जाति के पास पालन करने के लिए विशिष्ट कर्तव्य धर्म है जो उनके कर्म और भविष्य के पुनर्जन्म में योगदान करते हैं। फिर प्रतिरोध और सुधार। समय के साथ जाति व्यवस्था को प्रतिरोध और सुधार के प्रयासों का सामना करना पड़ा है, खासकर भारतीय स्वतंत्रता आंदोलन और स्वतंत्रता के बाद की अवधि के दौरान। अस्पृश्यता के समाप्त करने और सामाजिक समानता को बढ़ावा देने के लिए संवैधानिक उपाय लागू किए गए हैं। फिर आता है आधुनिक गतिशीलता। हालांकि शहरी क्षेत्रों और युवा पीढ़ी में जाति व्यवस्था का प्रभाव कम हो गया है, लेकिन यह अभी भी ग्रामीण और पारंपरिक समुदायों को महत्वपूर्ण रूप से प्रभावित करता है। भारत में जाति की पहचान सामाजिक संबंधों, वैवाहिक प्रथाओं और राजनीतिक संरेखण को प्रभावित करती है। तो ये कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स है जो आपको इंक्लूड करने हैं कास्ट सिस्टम ऑफ इंडिया में। फिर इसमें अगर आपको अगर एक्स्ट्रा कुछ इंक्लूड करना है तो आप कुछ केस स्टडी के आधार पे, जाति के आधार पे, कुछ केस स्टडी के आधार पे वो लिख सकते हैं। उसके अलावा जो हमारे यहाँ के इंपॉर्टेंट पर्सनालिटीज ने जो आंदोलन चलाए हैं, आंदोलन के बारे में भी आप लिख सकते हैं अगर प्रश्न बहुत बड़ा आता है। ठीक है, हमने कम इसमें पॉइंट्स इंक्लूड किए क्योंकि हमको दूसरे क्वेश्चन भी इंक्लूड करने हैं, तो आप इसमें और आधार पे इस पे और पढ़ सकते हो कि हमारे यहाँ आजादी के पहले या बाद में किस प्रकार के आंदोलन चलाए गए थे जाति व्यवस्थाओं को कम करने के लिए। अब इसमें एक क्वेश्चन आ सकता है, डिफाइन पैट्रियार्की, हाउ डज इट इम्पैक्ट द ओवरऑल एंटाइटलमेंट ऑफ गर्ल चाइल्ड इन इंडिया। पैतृक सत्ता को परिभाषित करें, यह भारत में एक लड़की के समग्र अधिकारों को कैसे प्रभावित करता है। ठीक, तो पैट्रियार्की से रिलेटेड क्वेश्चन जो है वो क्योंकि करंट में बना हुआ है इसलिए इससे रिलेटेड क्वेश्चन आ जाएगा। आपको इसमें फेमिनिज्म जो है उससे रिलेटेड भी आप इसमें कुछ पॉइंट्स लिखना चाहे तो लिख सकते हैं। ठीक है, तो इसमें अपन देखेंगे क्या इंक्लूड आपको करना है। पितृसत्ता एक ऐसी सामाजिक व्यवस्था को संदर्भित करती है जहां शक्ति और अधिकार मुख्य रूप से वयस्क पुरुषों के पास होते हैं, अक्सर महिलाओं के बहिष्कार या हानि के लिए। भारत के संदर्भ में पितृसत्ता एक लड़की के समग्र अधिकार को किस तरह प्रभावित करती है, ये अपन इस पॉइंट पे इंक्लूड करेंगे। संसाधन आवंटन में लिंग पूर्वाग्रह, तो इसमें आपको एक पॉइंट लिखना है, पितृसत्ता के परिणाम स्वरूप अक्सर परिवारों के भीतर संसाधनों का असमान वितरण होता है, जैसे लड़कों के लिए अलग से और लड़कियों के लिए अलग से। कभी कभी शिक्षा, स्वास्थ्य देखभाल और अन्य अवसरों के लिए लड़कियों की तुलना में लड़कों को प्राथमिकता दी जाती है। भेदभावपूर्ण प्रथाएं, पितृसत्तात्मकता, मानदंड, कन्या भ्रूण हत्या, लिंग चयनात्मकता, गर्भपात या लड़कियों के स्वास्थ्य और पोषण की अपेक्षा जैसे भेदभावपूर्ण प्रथाओं को जन्म दे सकते हैं। सीमित शैक्षिक अवसर, पितृसत्तात्मकता समाज में लड़कों की तुलना में लड़कियों की शिक्षा तक पहुंच सीमित हो सकती है। परिवार इस धारणा के तहत लड़कों की शिक्षा में निवेश को प्राथमिकता दे सकते हैं कि वे भविष्य में परिवार को आर्थिक रूप से समर्थन देंगे। शीघ्र विवाह और बच्चे पैदा करना, पितृसत्तात्मकता मानदंड अक्सर लड़कियों के लिए शीघ्र विवाह का आदेश देते हैं। कम उम्र में विवाह शैक्षणिक और कैरियर के अवसरों को कम कर सकता है, गरीबी और निर्भरता के चक्र को कायम रख सकता है। प्रतिबंधित गतिशीलता और स्वायत्तता, पितृसत्ता लड़कियों की गतिशीलता और स्वायत्तता को प्रतिबंधित कर सकती है। सांस्कृतिक मानदंड लड़कियों की शिक्षा, करियर या निजी जीवन के बारे में निर्णय लेने की स्वतंत्रता को सीमित कर सकते हैं। प्रतिबंधित गतिशीलता और स्वायत्तता, पितृसत्ता लड़कियों की गतिशीलता और, जैसे ये पॉइंट रिपीट हुआ है सॉरी, हिंसा और दुर्व्यवहार, पितृसत्ता महिलाओं और लड़कियों के खिलाफ लिंग आधारित हिंसा की उच्च दर में योगदान करती है। दहेज संबंधी हिंसा, घरेलू व्यवहार और यौन उत्पीड़न जैसी प्रथाएं अक्सर पितृसत्तात्मकता दृष्टिकोण में निहित होती हैं। संपत्ति और विरासत अधिकार, कई पितृसत्तात्मकता समाज में संपत्ति और विरासत के अधिकार पुरुष उत्तराधिकारियों के पक्ष में होते हैं। लड़कियों को पुरुष भाई बहन की तुलना में विरासत से वंचित किया जा सकता है या कम हिस्सेदारी मिल सकती है। तो अभी आपने देखा होगी कि अभी कानून ऐसा लाया गया है जिसमें जितना अधिकार बेटे का होता है पिता की संपत्ति में, उतना ही अधिकार बेटी का भी होता है। ये उसी के आधार पे लेके आया है कानून। ठीक है, सामाजिक स्थिति एवं प्रतिष्ठा, पितृसत्तात्मकता समाज पारिवारिक वंश को बनाए रखने और सामाजिक स्थिति को सुरक्षित करने के लिए बेटियों की तुलना में बेटों को महत्व दे सकते हैं। यह धारणा प्रभावित कर सकती है कि परिवार और समुदाय लड़कियों के मूल और अधिकार को कैसे देखते हैं। स्वास्थ्य देखभाल और पोषण, स्वास्थ्य देखभाल, पहुंच और पोषण में लैंगिक पूर्वाग्रह
लड़कियों के शारीरिक और मानसिक विकास को प्रभावित कर सकता है। लड़कियों को लड़कों की तुलना में अपर्याप्त स्वास्थ्य देखभाल या पोषण मिल सकता है, जिससे उनकी समग्र भलाई प्रभावित हो सकती है। तो ये कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स है जो आप इंक्लूड कर सकते हैं इसमें। मेरे हिसाब से इसमें आपको केस स्टडी नहीं लिखना चाहिए, इस हिसाब से आपको ऐसे पॉइंट्स इंक्लूड करने चाहिए, वो पॉइंट्स जो प्रेजेंट टाइम पे काफी ज्यादा कारगर हो, जिसमें वुमेन्स का जॉब्स पर जाना, ठीक है, उनकी कमाई और पुरुषों का हस्तक्षेप उनके जीवन शैली में किस हिसाब से रहा है, ठीक है। तो ये आप कुछ पॉइंट्स अलग से इंक्लूड कर सकते हैं। अब बात करेंगे हाईलाइट द साइलेंट फीचर्स ऑफ न्यू एजुकेशन पॉलिसी 2020, नई शिक्षा नीति NEP 2020 की मुख्य विशेषताओं पर प्रकाश डालें। तो क्योंकि ये जो नई शिक्षा नीति न्यू एजुकेशन पॉलिसी आई है 2020 की, जो एक इम्पॉर्टेंट टॉपिक है जो मोस्ट प्रोबेबली कवर कर सकता है, इसलिए हमने पॉइंट इंक्लूड किया है, तो उसको ध्यान से देखिएगा। भारत में 2020 में घोषित की गई नई शिक्षा नीति समकालीन जरूरतों और चुनौतियों को पूरा करने के लिए शिक्षा प्रणाली को पुनर्जीवित करने के उद्देश्य से कई परिवर्तनकारी बदलाव पेश करती है, ठीक है। इनमें क्या क्या चीजें आई है देखिए, केवल इसमें वही पॉइंट्स लिखिएगा जो कि पॉजिटिव टाइप के हो। मैं पहले ही बोल रहा हूँ, सरकार को कहीं से भी क्रिटिसाइज मत करिएगा, क्योंकि धीरे धीरे पॉलिसी जो होती है ना, वो बदलाव करते करते सुधार कर लेती है। तो अभी जो सुधार आए हैं पहले उस पर फोकस करेंगे, ठीक है। तो प्रारंभिक बचपन देखभाल और शिक्षा की ECCE में क्या क्या है, 2025 तक 3 से 6 वर्ष की आयु के बच्चों के लिए ECCE का सार्वभौमिकरण, मजबूत नींव सुनिश्चित करने के लिए स्कूली शिक्षा में ECCE का एकीकरण। फिर मूलभूत साक्षरता और संख्यात्मकता के लिए क्या किया जा रहा है, यह सुनिश्चित करने के लिए कि बुनियादी साक्षरता और संख्यात्मकता पर ध्यान दे कि प्रत्येक बच्चा ग्रेड 3 तक बुनियादी पढ़ने और गणित कौशल हासिल कर ले, इस पे फोकस किया गया। फिर पाठ्यचर्या और शिक्षा शास्त्र सुधार में क्या है, लचीले बहुविषयक और समग्र पाठ्यक्रम पर जोर दिया गया। आवश्यक शिक्षण परिणामों और आलोचनात्मक सोच पर ध्यान केंद्रित करने के लिए पाठ्यक्रम सामग्री में कमी। बहुभाषावाद और भाषा नीति, प्रारंभिक वर्षों से त्रिभाषा सूत्र, मातृभाषा, क्षेत्रीय भाषा और अंग्रेजी के साथ बहुभाषावाद को बढ़ावा देना। स्थानीय संदर्भ और छात्र की पसंद के आधार पर भाषाओं के चयन में लचीलापन आना। फिर मूल्यांकन सुधार, रटने की बजाय योग्यता आधारित मूल्यांकन की ओर बदलाव किया गया। नियमित मूल्यांकन की शुरुआत और सीखने के परिणामों पर नजर रखना, ये इंक्लूड किया। तो ये कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस है जो अभी तक हमने इंक्लूड किए। अगर ये अभी हमने पार्ट 1 में कवर अप किया, इसका हम पार्ट 2 भी लाएंगे, जिसमें नेक्स्ट और दूसरे जो क्वेश्चंस हैं वो उसमें इंक्लूड करेंगे। अगर आपको कोई वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज इनको ज्यादा से ज्यादा लोगों तक शेयर करें जो PSC का मेंस देने वाले हैं। हम और इसमें क्वेश्चंस अभी ऐड करते जाएंगे। थैंक यू।